हेलो फ्रेंड्स। आपके सामने जो है कि दो प्रश्न दिख रहे होंगे। देखिए 127 नंबर का प्रश्न और ये 65 नंबर का प्रश्न। ये जो है कि आपके जिस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6। ये दोनों प्रश्न जो है कि आपके मैं और भी प्रश्नों को दिखाऊंगा। सबसे पहले ये प्रश्न जो है कि आपका ये TRE 3 जो हुआ था 6 to 8 में, ये जो है कि पूछा गया था मैथ और साइंस वाले में इसी चैप्टर से। और ये प्रश्न आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ये PRT का है जो TRE 3.0 वाला जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये PRT में प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा गया था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग आपने देख लिया होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो है कि एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जैव प्रक्रम तक। और चैप्टर नंबर 6 हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसमें मैं सबसे पहले देखिए आपको बहुत सारे प्रश्नों को दिखाऊंगा जो इसी चैप्टर से आपके TRE 3.0 में पूछे गए थे। ठीक है, ये सारे आपके प्रश्न हैं जो इसी चैप्टर से आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न था और जो है कि यहाँ से एक और प्रश्न यहाँ से इसी से चैप्टर से 6 to 8 में। तो PRT और 6 to 8 के लिए ख़ास तौर से हमारी जो है कि ये क्लास है। और जो है कि यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है कि इस चैप्टर का पूरा जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं मैं उनको हाईलाइट कर दिया हूँ। आप जो है कि इन्हीं हाईलाइट चीज़ों को जो है कि नोट डाउन करके अपना शार्ट नोट बना सकते हैं। और देखिए क्लास के बाद मैं जो है कि इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जो है कि आप नोट डाउन करते रहिएगा। और देखिए इसके बाद जो है कि आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर से संबंधित जितने भी हाईलाइट चीज़ें हैं मैं उनका MCQs तैयार किया हूँ। उसके बाद हम लोग MCQs भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी अगर आपके लिए मेहनत करते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आप जो है कि हमें सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये 65 नंबर का प्रश्न है जो आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम में पूछा गया था PRT में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। ठीक है, तो इसमें से फ्रेंड्स देखिए एक कमेंट आ रहा था कि सर आप जो है कि ठीक है कम बोलिए। तो देखिए आदत सी हो गई है, मैं उसको जो है कि कम करने का प्रयास करूँगा। आप उन चीज़ों पे कम ध्यान दिया करिए, आप जो है कि क्लास पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। तो देखिएगा इसमें से जो है कि वानस्पतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, एक वानस्पतिक हार्मोन है। और ये इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये क्या है, तो ये मानव हार्मोन है। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है कि प्रश्न जैसे ही ये चैप्टर नंबर 6 खत्म होगा, ये जो है कि आपका दिया गया है अभ्यास करके देता है। तो यही देखिए पहला प्रश्न ही यहीं से डायरेक्टली उठा लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न देखिएगा। और ये दो प्रश्न मैंने 65 नंबर का प्रश्न आपको दिखा दिया। और ये प्रश्न आपका TRE 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न पूछा गया था। मैं इसका जो है कि क्वेश्चन पेपर 6 to 8 का मैथ और साइंस का टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जो है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो है कि इस चैप्टर के PDF को भी आप जो है कि डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्वेश्चंस पेपर को भी डाउनलोड करके आप जो है कि देखिए आज वाला जो मैं क्वेश्चन पेपर डाला हूँ उसमें जब आप 127 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो ये प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था आपका। और ये जो है कि आप दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, तो दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को कहा जाता है सेनेप्स कहा जाता है। ठीक है, सेनेप्स कहा जाता है, जिसका जो है कि हिंदी क्या है, अंतर्ग्रंथन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर। और यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट आंसर, दोनों का राइट आंसर ए है। और जैसे ही ये चैप्टर जो है कि ख़त्म होगा, देखिए ये अभ्यास में दिया गया है। और यहाँ से पादप हार्मोन क्या है, तो साइटोकाइनिन है। और दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सेनेप्स कहते हैं। ये दोनों प्रश्न आपके इसी चैप्टर से उठाए गए थे डायरेक्टली
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितना ज़रूरी है हमें एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है। और जैसे ही ये देखिए, ये आपके जो है कि टीआरई 3.0 पीआरटी में ही ये प्रश्न पूछा गया था। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका भी क्वेश्चन पेपर जो है कि डाल दिया हूँ। यहाँ से जब आप उसमें जाएंगे 54 नंबर के प्रश्नों की तरफ, तो निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसमें जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें से जो है कि ये लैक्रिमल जो है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और ये जो है कि थायराइड और पिट्यूटरी, ये दोनों क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये लैक्रिमल जो है कि बही ग्रंथि है जो आंसुओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और ये प्रश्न आप जो है कि देखिएगा इसी चैप्टर से, जैसे ही ये नियंत्रण एवं समन्वय जैसे ही खत्म होगा, और ये जो है कि आपका जो है कि इसमें स्लाइड बनाकर जो है कि दिया गया है, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ आपकी सुविधा के लिए, टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम PYQ। तो इसमें देखिए, इसमें ये पिट्यूटरी, और यहाँ पे देखिएगा इसमें थायराइड, ये क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां लिख कर दिया गया है। और एक जो ऑप्शंस में था वो क्या था, बहिर्ग्रंथि था। तो यहाँ से ये प्रश्न था। और ये जो है कि आप जो देखिए, इसमें मैं वही चीज़ों को सेम डाला हूँ, वहाँ पे थोड़ा अंतःस्रावी जो है कि यहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक हो गया था, बुक में जो हमारे पास बुक है। और ये देखिए पीडीएफ में देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है, सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। और थायराइड शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। और यहाँ पे देखिएगा ये अंडाशय, अंडाशय मादा लैंगिक अंगों का विकास व मानसिक चक्र का नियमन करता है। और एड्रिनल, और यहाँ पे ये क्या है, दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पिट्यूटरी और थायराइड। और उसमें से लैक्रिमल क्या है, एक बहिर्ग्रंथि थी। तो इसी चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे एक और प्रश्न 6 to 8 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिएगा जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और ऑक्सिन, ये तीनों क्या है, पादप हार्मोन है, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर डी, ठीक है। तो ये प्रश्न इसी चैप्टर से था। मैं अभी इन चैप्टर को सबसे पहले प्रूफ दिखा लूँ, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। ये आपका पहला पेज है, जिसमें से कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, इसको आप इग्नोर करिए। और एक और प्रश्न आप देख लीजिए, इसके बाद हम लोग जो है कि चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स देख लीजिएगा, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। मैं आज जो पेपर डाला हूँ उसमें आप जाइएगा, और 67 नंबर का प्रश्न जब आप देखिएगा, तो ये प्रश्न आपको मिलेगा टीआरई 3.0 में, 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो पीआरटी और 6 to 8 के लिए मेरी क्लास महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और देखिए आनन फानन में कभी भी जो है कि नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप अभी से जो है कि अभी सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए, और पढ़ना जो है कि स्टार्ट कर दीजिए। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और ये मैं प्रूफ दिखाना चाहूँगा इसी चैप्टर से। और यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, नियंत्रण एवं समन्वय 120 पेज है, और चैप्टर नंबर 6 है। और मैं यहाँ से हाईलाइट भी किया हूँ और लिखा भी हूँ टीआरई 3.0 6 to 8। अब यहाँ से ध्यान से आप पढ़िएगा, जब वृद्धि करता पादप प्रकाश की ओर संसूचित करता है, तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सीन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीन यह प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप एक ओर प्रकाश आ रहा है, तब ऑक्सीन विसरित होकर प्रारोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन जो है कि आपके बुक से उठाई गई थी। तो देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतने प्रश्न देखने के बाद अब हम लोग फ्रेंड्स इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ से सबसे पहले आपको जो है कि बता दूँ, यहाँ से जंतु हार्मोन मेन आपका यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। और सबसे पहले हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे, जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा होता है। एक पॉइंट यहाँ से नोट डाउन करिएगा। देखिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप जो है कि आराम से वीडियो को देखिए और समझिए। और इस पीडीएफ से आप जो है कि जितने भी चीज़ें हाईलाइटेड हैं अपने जो है कि हाथों से लिख लीजिएगा और नोट्स को तैयार कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत
यहाँ से देखिएगा विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाती हैं। तो स्वाद का जो है कि पता कौन लगाते हैं, तो रस संवेदी ग्राही। और जबकि घ्राण ग्रंथियाँ क्या गंध का पता लगाती हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, यह आवेग दुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। और यहाँ से देखिएगा, एक्शन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स कहा जाता है। तो अभी मैंने प्रश्न को दिखाया था, प्रश्न यहाँ से बना था कि एक्शन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, और इसमें रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। यहाँ से प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जो मैं चीज़ें हाईलाइट किया हूँ इसको आप जो है कि हल्के में मत लीजिएगा, यहीं से प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ से जो है कि दिया भी गया है हिंदी। और इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथन हिंदी में कहा जाता है, जो मैं अभी आपको ऊपर प्रश्न बताया था। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। देखिए कितना बारीकी से एनसीईआरटी से प्रश्न आपके एग्जाम में उठाया गया, ठीक है। तो आपको जो है कि किसी ऑनलाइन कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कि किसी यूट्यूब का सहायता ले सकते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, आप जो है कि बुक्स से भी पढ़ के खुद जो है कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे, तंत्रिका ऊतक तंत्रिकाओं, कोशिकाओं या न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है। तो सबसे पहले यहाँ से तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन विशिष्टकृत है। तो यहाँ से ये हो जाता है। और यहाँ से देखिएगा, जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, और जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिसे यह आगे संचरित हो सके। तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर बोरिंग लग रहा है आपको पढ़ने में, लेकिन प्रश्न यहीं से उठाए गए हैं। आपने जो है कि प्रूफ भी देखा था, ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, तो मेरुरज्जु का कार्य जो है कि क्या होता है, मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं, जो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। देखिएगा, इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रिया से जुड़ने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों के संकेत प्राप्त करते हैं, उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, मस्तिष्क का यह भाग पेशी को गति करने और यहाँ से का आदेश देता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने के लिए जो है कि आदेश देता है। कौन सा भाग, तो ये भाग आपका है यहाँ पे आप प्रतिवर्ती क्रिया, तो यहाँ पे मस्तिष्क का कार्य है। और यहाँ से जो है कि देखिएगा, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। यानी कि पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने के रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं, और प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं। तो यही सारे फैक्ट हैं जो आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन आपको उस चीज़ों पे ध्यान देना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। और यहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। आप ये दिमाग से जो है कि निकाल दीजिए कि हमें कितना पढ़ना है। तो आपके जो है कि एनसीईआरटी में जितना चीज़ें दी गई हैं और जितना चीज़ें मैं हाईलाइट किया हूँ, वही मेन चीज़ें हैं, ठीक है। और मानव मस्तिष्क, तो मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये आप जो है कि देख लीजिएगा मानव मस्तिष्क में। और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है,
जो मेरु रज्जु होती है वो तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो जो है कि मेरु रज्जु जो तंत्रिका की बनी होती है और मेरु रज्जु जो है कि सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है। ठीक है, ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु केवल तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा और मैं इन चीज़ों को जो है कि एमसीक्यूज में भी डाला हूँ, वहाँ से आपके फैक्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। और यहाँ से यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों के में संचार भेजता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधि तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। मैं इंपॉर्टेंट भी लिखा हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से देखिएगा, मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग होते हैं, यानी कि मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, जिनके नाम क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनता है, और मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। तो फ्रेंड्स प्रश्न बन सकता है कि मस्तिष्क का जो है कि मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो वो अग्र मस्तिष्क है और इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्रदान करने के लिए के क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत हैं। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है वो जो है कि सुनने, सूंघने और जो है आदि के लिए ये विशिष्टकृत है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनेगा, जब हम किसी खाद्य ऐसे पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, जो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आपने देखा होगा कि जो कोई आप खाद्य पदार्थ देखते हैं, जैसे इमली हो गया, तो आपके जो है कि मुंह में पानी आ जाता है। और हृदय स्पंदन के बारे में हमने भी सोचा तभी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, क्या हमें सांस लेने के लिए, भोजन पचाने की सूचना का याद करना पड़ता है? और यहाँ से देखिएगा, इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं, जैसे कोई खाद्य पदार्थ आप देख लेते हैं, मुंह में लार आ जाता है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, ये ऑटोमेटिक है और ये जो है कि मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। ठीक है, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, यहीं से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, कुछ क्रियाओं जैसे रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये मस्तिष्क में कुछ स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, और ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं? तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा, यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी जो मेरु रज्जु की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये कशेरुकी दंड है जो रीढ़ की हड्डी है और जो मेरु रज्जु की रक्षा करती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, और तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं, इनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो आकृति तथा व्यवस्था दोनों ही बदल लेती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है, इन प्रोटीन की कई नई व्यवस्था पेशी नई आकृति देती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, और पादपों में समन्वय। देखिए, पादपों में कैसा समन्वय देखने को मिलता है? तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। यानी कि जंतुओं में जैसे हम में मान लीजिए, मानव में ही मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है नियंत्रण तथा समन्वय के लिए। लेकिन पादपों में यानी कि पौधों में फ्रेंड्स, न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां होती हैं, अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, और अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां करते हैं। पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां करते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, और उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया।
उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में देखिए पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। तो पादपों में जो है कि सूचना कैसे पहुंचती है, तो वैद्युत रसायन का साधन का उपयोग करते हैं। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टकृत ऊतक नहीं है। तो ये भी प्रश्न बनता है और यहाँ से प्रश्न बना भी है। और वृद्धि के कारण, अब देखिएगा वृद्धि के कारण, देखिए एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्रारोह प्रायः ऊपर की ओर। यानी कि आपने देखा होगा कि जड़ें हमेशा नीचे जाती हैं, कोई जड़ें ऐसी नहीं जो ऊपर जाती हों। तो इसका भी ठोस कारण है, इसको हम बताएंगे। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्रारोह प्रायः ऊपर की ओर। पृथ्वी से दूर वृद्धि, यह प्रारोह जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी अधोगामी वृद्धि पृथ्वी गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया, निसंदेह गुरुत्वावर्तन है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, बहुकोषीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त हार्मोन, प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विद्युत पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया समन्वय में सहायता करते हैं। इस संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्सीन कहते हैं। तो ऑक्सीन हार्मोन कैसा है, तो पादप हार्मोन है, ये आप याद रखिएगा, जो वृद्धि में सहायक होता है। और यह प्रारोह, यहाँ से प्रश्न मैं ऊपर आपको दिखाया था, अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीन विसरित होकर प्रारोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रारोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और देखिए पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है। तो पादप हार्मोन है ये जिब्रेलिन, इसको आप याद रखिएगा। और ऑक्सीन की तरह तने की वृद्धि में सहायक। तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये क्या है, पादप हार्मोन है, जिनसे आपके प्रश्न पूछा गया था, ऊपर में दिखाया था। ठीक है, कोशिका में विभाजित करने को प्रेरित करता है। तो देखिएगा ये जो ऑक्सीन है ये तने की वृद्धि में सहायक होता है और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों, बीजों में सांद्रण में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है, तो साइटोकाइनिन। ठीक है, और ये उन पादपों हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायक करते हैं। लेकिन पादपों की वृद्धि संदमन के लिए संकेतों की आवश्यकता होती है। एब्सिकिक अम्ल वृद्धि का जो है कि संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इनके प्रभाव को सम्मिलित करता है। तो यहाँ से साफ तौर पे पूछा जाता है कि ये कैसा हार्मोन है, पादप है कि जंतु हार्मोन है। और यहाँ से जंतुओं में हार्मोन, अब हम लोग जंतुओं के हार्मोन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, अधिविक ग्रंथि से स्रावित एड्रिनल हार्मोन। तो एड्रिनल जो हार्मोन है ये क्या है, तो ये जंतु हार्मोन है, यानी कि मानव हार्मोन है और अधिविक ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथों के शरीर में स्थिति जानने के लिए देखिए, एड्रिनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि जो है कि एड्रिनलिन कहाँ पर स्रावित होता है, तो सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। हृदय सहित यह लक्षण अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है और परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र, त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम होती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी संकुचन में श्वसन की दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का
भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा जंतु हार्मोन में ही यहाँ पे देखिएगा अवटू को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। अवटू को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। कौन करता है? तो थायरॉक्सिन। ठीक है, और यहाँ से तथा वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह गायटर रोग होता है। तो गायटर रोग आप याद रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, देख सकते हैं। तो आयोडीन की कमी से गायटर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और बीमारी का एक लक्षण है फूली हुई गर्दन। फूली हुई गर्दन आपने देखा होगा, ये जो है कि किसकी जो है कि लक्षण है? तो गायटर रोग का लक्षण है। और ये जो है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण कमी के कारण जो है कि होता है। ठीक है, अवटु ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है। और देखिएगा, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन क्या होते हैं? वृद्धि हार्मोन होते हैं, जैसा इनका नाम इंगित करता है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बौनापन हो जाता है। तो साफ तौर पे वृद्धि हार्मोन होता है, और वृद्धि हार्मोन के कारण ही बौनापन जो है कि उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और यहाँ से देखिएगा, डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो, क्योंकि वे मधुमेह रोग हैं। ठीक है, तो मधुमेह रोग उसे कहते हैं जो, जैसे शुगर आपने सुना होगा, उसी को मधुमेह कहते हैं। शर्करा का मतलब जो है कि आपके आहार में जब चीनी की मात्रा जैसे बढ़ जाती है ब्लड में, तो उसी को जो है कि मधुमेह कहते हैं। और उपचार के रूप में इंसुलिन का जो है कि इंजेक्शन लगाया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसे शुगर कहते हैं। जिसको जो है कि मधुमेह रोग हो जाता है तो उसके उपचार के लिए इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। और जो है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायक करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा, रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया और अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, और ये मैं चीज़ें दिखा दिया हूँ आपको। और यहाँ से चैप्टर आपका ख़त्म होता है। और आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए, तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को आप प्रतिवर्ती क्रिया में, ऐच्छिक क्रिया में एवं अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत कर सकते हैं। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। और तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। और हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है, ये प्रश्न बन सकता है। और ये जो है कि चैप्टर आपका खत्म। अब इस चैप्टर से संबंधित ये आपके जो है कि चैप्टर में दिया गया है 3 MCQs, और नीचे हम लोग लगभग 20 और MCQs करेंगे जो इसी चैप्टर से मैं जो है कि बनाया हूँ। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ये आपके PRT में TRE 3.0 में पूछा गया था। तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, ये क्या है? तो ये जो है कि जंतु हार्मोन है। और ये साइटोकाइनिन जो है कि
पादप हार्मोन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, जिसको हिंदी में अंतर्ग्रंथन कहते हैं, मैंने आप बताया था ऊपर। और मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क जो है कि सोचने के लिए और हृदय स्पंदन के लिए और शरीर के संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है। कौन? मस्तिष्क। मैं ऊपर जो है कि पढ़ाया था, तो उपयुक्त जो है कि सभी आपका राइट आंसर है, ठीक है। और देखिए इस चैप्टर से संबंधित अब हम लोग MCQs को करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, और देखिए अब हम लोग चैप्टर जो है कि 6 का MCQs करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपके पहले प्रश्न में क्या कहा गया है कि घ्राण ग्राही किसके लिए होते हैं, यानी कि जो घ्राण ग्राही होते हैं वो किसके लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से होते हैं क्या? प्रकाश की संवेदना के लिए, या गंध की संवेदना के लिए, या स्पर्श की संवेदना के लिए, या स्वाद की संवेदना के लिए। तो देखिए जो घ्राण ग्राही होते हैं ये होते हैं स्पेशली फ्रेंड्स गंध की संवेदना के लिए। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके जो है कि 10th की NCERT से लिए गए हैं, और बिल्कुल आप जब 10th की NCERT को पढ़िएगा तो ये सारी जो है कि चीज़ें जितने हम MCQs बनाए हैं ये आपको वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। और देखिए यहीं से प्रश्न बनते हैं और आगे भी बनेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य किसकी सहायता से होता है? तो देखिए जो मनुष्य के शरीर में जो है कि नियंत्रण व समन्वय का कार्य किसकी सहायता से होता है? तो ये जो है कि हार्मोनों के द्वारा भी होता है, और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है, और जो है कि पेशी ऊतक के द्वारा भी होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? ये देखिए आपके PRT में भी पूछा गया था। तो देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सारे प्रश्न हैं। देखिए इनका जो है कि आप अगर अध्ययन करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स TRE 4.0 में आपको जो है कि इस MCQs का संपूर्ण लाभ मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखिएगा इसमें जो है कि साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये आपके जो है कि 6 to 8 में पूछा गया था और TRE 3 री एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट इसको जो है कि करेंगे और देखेंगे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कि कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे यहाँ पर मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से सोचने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। और हृदय स्पंदन के लिए तो ये भी सही है। और शरीर का संतुलन बनाने के लिए तो ये भी जो है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर के संतुलन बनाने के लिए। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे स्वाद की ग्राहियों को क्या कहते हैं? यानी कि जो स्वाद की ग्राहियाँ होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रस संवेदी ग्राही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है? ये भी प्रश्न पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिएगा आगे 8 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके NCERT बुक से बनाए गए हैं।
जो कि फ्रेंड्स आपके लिए जो है कि ये रामबाण सिद्ध होंगे एग्जाम में। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें साइंस पूछा जाता हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है कि पढ़ा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित की जाती है। यानी कि कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित की जाती है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, द्रुमाकृत सिरे। इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, द्रुमाकृत सिरे, द्रुमाकृतिक सिरे। ऑप्शन नंबर सी इसको जो है कि याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिएगा यहाँ से द्रुमिका से विद्युत आवेग कहाँ जाता है। यानी कि जो द्रुमिका होती है उसमें से जो है कि विद्युत आवेग कहाँ पर जाता है, तो यहाँ पे जाता है कोशिका में, कोशिकाएं में जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी लाइनें आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं और वहीं से ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी वहीं से प्रश्न बने थे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत करता है। तो यह करता है फ्रेंड्स न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे, तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है। यानी कि जो तंत्रिका ऊतक होता है यह किसका बना होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा बना होता है और न्यूरॉन के द्वारा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी जो है कि दोनों जो है कि सही हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा और न्यूरॉन के द्वारा जो है कि तंत्रिका ऊतक बनता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे 13 नंबर का प्रश्न, तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं संवेदी तंत्रिकाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं और महसूस करते हैं तो वही संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं और यह सूचना जो है कि मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं। ठीक है, और देखिएगा आगे यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ये प्रश्न जो है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो जो है कि यह सेरिब्रेम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है, आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और देखिएगा 15 नंबर का प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो मेरुरज्जु है जो कि फ्रेंड्स यह प्रतिवर्ती क्रिया से जो है कि ये तंत्रिका ऊतक संबंधित है। कौन सा, तो मेरुरज्जु। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए संबंधित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उसको जो है कि कौन बनाते हैं, तो उसको जो है कि फ्रेंड्स बनाते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मेरुरज्जु के कार्य हैं। यानी कि जो मेरुरज्जु होता है उसके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, ये मेरुरज्जु का कार्य है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण, यह भी मेरुरज्जु का कार्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी जो ऑप्शन है ये जो है कि मेरुरज्जु के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 18 नंबर का प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। यानी कि मानव शरीर का जो है कि कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि मस्तिष्क जो है कि क्या होता है, तो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम जो है कि सभी चैप्टर के प्रश्नों को आपसे रूबरू करवा देंगे ताकि फ्रेंड्स आपके जो है कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इनको सही कर पाएंगे। ठीक है, और मनुष्य में ताप नियमन
किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि मनुष्य में जो है कि ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है कि मनुष्य में ताप नियमन जो है कि नियंत्रित किया जाता है, यानी कि साफ साफ आप समझिए मनुष्य के शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा यहाँ पे जो है कि 20 नंबर का प्रश्न, श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, यानी कि श्वसन का नियंत्रण जो हम लोग सांस लेते हैं इसका नियंत्रण जो है कि मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो ये जो है कि मेडुला ऑब्लंगेटा। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड